का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, हम जो पिछले कुछ दिनों से जो है चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसके 2 लेक्चर हो गए हैं बेटा। आज जो है तीसरा लेक्चर है और आज इसे हम जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज जो है इस पूरे चैप्टर को जो हम इस लेक्चर में जो आज कंप्लीट कर देंगे। तो आज का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आपको पुराना लेक्चर समझ में आया। तो आप एक बार पुराना लेक्चर अच्छे से देखें, समझें, और अगर समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर जो है हमारा जो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, ये परावैद्युत पदार्थ पर है। सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ, देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ये। इसको डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं क्या होता है, तो आप बड़े ध्यान समझेंगे। देखिए ये होते क्या एक्चुअल में, परावैद्युत पदार्थ किसे कहा जाता है, तो ये विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं यह? विद्युत रोधी, अर्थात विद्युत, ये जो पदार्थ होते हैं, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वे विद्युत को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो ये जो पदार्थ होते हैं ये विद्युत के सभी गुण प्रदर्शित करते हैं। ध्यान सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये विद्युत को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं, लेकिन ये विद्युत के सभी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखते हैं। मतलब विद्युत के सभी गुण जो इसके में होते हैं, या सभी गुण क्या करते हैं, विद्युत के सभी गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विद्युत के सभी गुण यह प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अभ्रक, माइका, ठीक है, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल। आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक है, अभ्रक, माइका हो गया, आपका कांच हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है जी, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ हम उसे कहते हैं जो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है, कार्य करता है। अपने में से जो है विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देता, लेकिन विद्युत क्षेत्र में इसको रख दिया जाए तो यह विद्युत के सभी गुण को क्या करता है, यह प्रदर्शित करता है। उसी को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ, और दूसरा होता है अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय, इसको ध्रुवित या ध्रुवीय भी बोल सकते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, तो ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है जी? ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं यदि किसी परावैद्युत में, ठीक है, पदार्थ में या किसी पदार्थ में क्या हो, धन सिरा और ऋण सिरा, मतलब ये उसमें जो पदार्थ के जो अणु हो वो संपाती नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? संपाती ना हो। ठीक है, मतलब किसी एक ही बिंदु पर धन और ऋण ना हो। ठीक है, मतलब इस पदार्थ में परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, जिसमें जो पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, उसका धन सिरा और ऋण सिरा इस प्रकार से क्या होता है, रहता है। उसे क्या कहा जाता है जी? परावैद्युत, ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। मतलब दोनों ध्रुव, धन और ऋण जो है इस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं, मतलब संपाती नहीं होते हैं। लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, जिसमें परावैद्युत पदार्थ के जो कण या किसी पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, या उस पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। क्या होते हैं? संपाती होते हैं, अर्थात धन और ऋण जो है इस प्रकार से इसी बिंदु पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसी बिंदु पर क्या धन और ऋण दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संपाती कहते हैं। ठीक है, यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं H2O, ठीक है, HCl, ठीक है, ये क्या है, ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, ठीक है जी, अध्रुवित में आप बोल सकते हैं ये आपका अभ्रक, माइका, ये सभी क्या होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी में एक और टॉपिक होता है हमारा, एक होता है ध्रुवण, पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवण क्या होता है? ठीक है, देखिए ध्रुवण क्या होता है, तो ध्रुवण उसे कहते हैं
जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ध्यान समझेंगे, जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं उसको क्या कर किससे बदलते हैं, ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में अगर बदल दिया जाता है तो उसे ध्रुवण कहा जाता है। ठीक, फिर से समझेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहा जाता है जी, ध्रुवण कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम समझाते हैं किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्रुवण क्या है, ध्रुवण क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को क्या करता है, ध्रुवित में जो क्या करते हैं बदल दे। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, प्लेट है, ये प्लस वाला, ये जो है उच्च धनावेश प्लेट है और ये क्या है, उच्च ऋणावेश प्लेट है। ठीक है, और इसके बीच में क्या रख दिया हम, अध्रुवित पदार्थ को क्या किए यहाँ पर हम रख दिए हैं। किसको रख दिए हैं, मैंने कहा, ध्यान सुनेंगे, उच्च जो है धनावेश प्लेट है, ये उच्च ऋणावेश प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दिया गया है, अध्रुवीय पदार्थ को क्या कर दिया गया, रख दिया गया। और अध्रुवीय पदार्थ आप जानते हैं कुछ इस तरीके से संपाती होते हैं। ठीक है, धन और ऋण, तो ये जो प्लस है ये क्या करेगा, इसकी ऋण सिरों को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा ऋण को। ठीक है, और ये ऋण क्या करेगा, धन को अपनी ओर खींचेगा। और इस प्रकार से जो है ये जो अध्रुवीय पदार्थ है ये किसमें बदल जाता है, ध्रुवित में बदल जाता है। इसी को जो है क्या कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसी में, ये तो एक दो मार्क्स के आएंगे आपका, अच्छे से समझेंगे इसको आप लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर पढ़ने जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसे आप। ये है आपका संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। तो संधारित्रों का संयोजन यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों को जब एक साथ जो है जोड़ दिया जाता है श्रेणी या समांतर क्रम में, तो उसे जो है संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, अगला यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वह है जी संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, इसमें हम पहला देखते हैं श्रेणी संयोजन। ठीक है, श्रेणी संयोजन। ठीक है, देखिए श्रेणी संयोजन में इसमें क्या होता है, इसमें जो आवेश होता है ये नियत होता है। ध्यान समझिए, आवेश क्या होता है, जो आवेश होता है वो क्या होता है, वह नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम चलिए देखते हैं, ये इस तरीके से बराबर होने चाहिए दोनों, अगर एक बड़ा एक छोटा कर देंगे बैटरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम संधारित्र ले रहे हैं इस प्रकार से, तीन जो है हमारे पास है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। क्या दिया जी, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज क्या होंगे, इसके सभी जगह पर क्या होंगे, समान रूप से जो है विद्युत होंगी। हमने इसकी धारिता C1, C2 और C3 माना, इसका विभव V1, V2 और V3 माना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पकड़ लिया जैसे लग रहा है। चलिए देखिए आगे, ये तो हो गया चित्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रेणी संयोजन, हम इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है उसे हम फाइंड करेंगे। चलिए किस प्रकार से होता है, हम इसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कुल विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, कुल विभव। ठीक है, कुल विभव V इक्वल्स टू क्या होगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण ए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धारिता के सूत्र से हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। ठीक है, धारिता का सूत्र जो होता है कैपेसिटेंस का होता है C इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, यदि मैं V का मान निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकते हो, इसको Q बाई C लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर V का मान निकालना चाहूँ क्या लिख सकते हो, Q बाई C।
और मैं V1 के लिए अगर इसी को निकालना चाहूँ तो V1 बराबर क्या होगा, Q बाई C1। यहाँ पर Q1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो श्रेणी संयोजन होता है वो आवेश क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, इसीलिए। ठीक है, अगर हम V2 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, Q बाई C2। ठीक है, और अगर हम V3 के लिए निकालना चाहें तो Q बाई C3। इन सभी मानों को हम क्या करते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं, समीकरण एक। ये हमारा समीकरण एक। तो v का मान देख सकते हैं Q बाई C है, तो लिख दीजिए Q बाई C। v1 का मान आप देख सकते हैं Q बाई C1। ठीक है, प्लस यहाँ पर Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। इन सभी में आप देख सकते हैं Q जो है क्या है कि कॉमन है, तो उसको आप बाहर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, Q और दो अंदर में क्या बचेगा इसका 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये क्या है, इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है श्रेणी संयोजन के लिए। ठीक है, इसे आप क्या करें, नोट करें, इसके शॉर्ट ले लें इसका। चलिए अब इसका हम दूसरा देखते हैं, समांतर संयोजन। ठीक है, समांतर संयोजन जो होता है, इसमें जो विभव होता है वो क्या होता है, वह कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा है समांतर संयोजन। ठीक है, इसमें विभव क्या होता है, विभव जो है नियत होता है। विभव क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके चित्र हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए किसी भी डेरिवेशन में एक चित्र होता है, आप सभी जानते हैं। आपको डेरिवेशन से पहले चित्र अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे, से बराबर ही रखेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इसे बना जोड़ देना है। ठीक है, इसे मैं C1 C2 और C3 कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको आवेश दिया है। आवेश देने पर क्या है, ये Q1 Q2 और ये Q3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो विभव होता है जी, ये क्या होता है, विभव जो है कांस्टेंट होता है। इसका जो विभव होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठीक है, तो जब इसका विभव क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो मुझे इस पर क्या निकालना पड़ेगा, कुल आवेश निकालना पड़ेगा। तो कुल आवेश कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए। कुल आवेश Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। हम धारिता के सूत्र से जानते हैं। ठीक है, धारिता बराबर K इक्वल्स टू Q बाई V होता है। मुझे इस Q का मान चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, याद रखिए Q इक्वल्स टू, ये भी इधर चला जाएगा, C इंटू V। ठीक है, हो गया यहाँ पर। चलिए अभी ये तो Q का मान हो गया ये तो। ठीक है, अगर मुझे Q1 के लिए चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे Q1 के लिए चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ C1 V, C1 V, V1 नहीं, क्योंकि विभव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। Q2 के लिए चाहिए तो C2 V और Q3 के ये C3 V। ठीक है, समीकरण एक बोल दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, समीकरण एक है। समीकरण एक में क्या करने पर, समीकरण एक में क्या करने पर इसका मान को रखने पर, ये समीकरण एक है। चलिए मान को रख देते हैं। तो Q का मान आप देखते हैं वहाँ पर C भी है, तो यहाँ पर C भी। Q1 का मान आप जानते हैं K1 भी है, ये देखिए, प्लस Q2, तो Q2 का मान C2 भी है, और प्लस Q3 और Q3 का मान क्या है, यहाँ पर C3 भी है। इन सभी में भी क्या है, कांस्टेंट है, तो भी को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये भी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हमारा क्या है, समांतर संयोजन के लिए क्या है, छोटा सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आप क्या करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर संधारित्रों की ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र की ऊर्जा और ध्यान से समझेंगे। अगर आपको ये समझ में आएगा तभी जो है आप संधारित्रों का जो है पुनर्वितरण या ऊर्जा हानि इसके बारे में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर संधारित्रों की ऊर्जा। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है संधारित्रों की ऊर्जा। ठीक है, संधारित्रों की ऊर्जा किस प्रकार से होती है, चलिए देखिए ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होगा वो होगा ऊर्जा बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं औसत विभव गुणा आवेश। इसका क्या है, ये छोटा सा ही सूत्र है। ठीक, औसत विभव गुणा आवेश क्या है, ऊर्जा का यह सूत्र है। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए संधारित्र है, क्या है ये संधारित्र है, ये अभी अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये अनावेशित है, इस पर भी क्या है किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। ठीक है, मतलब इसका प्रारंभिक विभव हमने क्या माना, भी माना। ठीक है, भी नॉट माना। ठीक है, जब इस पर चार्ज दिया गया, जब इस पर आवेश दिया गया तो इसका जो विभव होता है ये भी हो जाता है, भी नॉट से भी हो जाता है। ठीक है, तब इसके लिए जो कैलकुलेशन कराएगा हमारे पास तो क्या होगा हम देखते हैं। यू ऊर्जा को हम यू से नोट करते हैं और औसत विभव का अर्थ यहाँ पर देखिए 0 प्लस भी। ठीक है, 0 प्लस भी ये भी है और बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई आवेश। ठीक है जी, आगे आप देख सकते हैं यू इक्वल्स टू इसको 1/2 लिखते हैं। 1/2 अगर 0 भी जोड़ेंगे तो h हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं v/q या q/v लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या है, छोटा सा ऊर्जा का एक सूत्र है। ठीक है जी, इसको हम और तरीके से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, यदि हम जानते हैं धारिता का सूत्र क्या होता है, q/v होता है। धारिता का जो सूत्र होता है c=q/v होता है। अगर मुझे यहाँ पर आवेश का फॉर्मूला चाहिए तो q मैं क्या लिख सकता हूँ, c × v। इधर चला जाएगा, हमें q का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को क्या करता हूँ मैं, इस इक्वेशन में समीकरण 1 मान रहा हूँ, इसको इसमें पुट अप कर देता हूँ। क्या होगा, चलिए देखते हैं। u = 1/2 और q का मान यहाँ पर क्या निकल कर आया है, cv। और पहले से यहाँ पर एक बात भी है तो ये भी, तो u = 1/2 cv का स्क्वायर। ये क्या है, इसके लिए कैलकुलेशन एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को और आप देखिए यहाँ पर आप आवेश का सूत्र निकालें। ठीक है, आवेश का लिखना है, आप विभव का भी निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे, चलो देखो समझते हैं। ये देखो एक पहला सूत्र है, इसको आप दूसरा सूत्र मान लो। ठीक है, एक और फॉर्मूला ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला जैसे आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक और सूत्र ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि u = 1/2 और यहाँ q का q ही लिख देते हैं हम, और v का जो मान है, यहाँ पर v का मान हम निकालना चाहें तो v को अगर इधर भेज दें और c को नीचे भेज दें तो क्या होगा, q/c होगा। इस प्रकार से फिर समझा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, q का मान निकाला तो v इधर भाग में इधर गया तो गुणा में हो गया। मुझे v का मान चाहिए तो v इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, और c उधर से इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और फिर u = 1/2 और 2q का गुणा होगा तो q²/c। ये क्या, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हो गया ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा के यहाँ पर हम 3 फॉर्मूला हम यहाँ पर निकाल दिए। ठीक है जी, इस तरीके से जो है आपको बड़े ध्यान से समझना है। अब इसी के कॉन्सेप्ट पर हम जो है पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, तो इसे आप क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण। फिर इसी के कॉन्सेप्ट पर हम पढ़ेंगे ऊर्जा हानि। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ऊर्जा हानि। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में जो है आता ही आता है। ठीक है, जो बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है,
ठीक है जी। आवेशों का हम देखेंगे यहाँ पर पुनर्वितरण। चलिए किस प्रकार से होता है आवेशों का पुनर्वितरण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम दो पी मान लेते हैं, ए और पी है। यहाँ पर दो पी मान लेते हैं ए और बी, जिस पर हमें आवेश दिया है Q1 और Q2। ठीक है, और इसका धारिता C1 C2 और ये विभव V1 V2। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर दोनों तो समान नहीं है इसकी विभव। अगर जैसे इसमें से या तो ए से बी में जा रहा होगा, ठीक है, या तो बी से ए में जाएगा, दोनों तो लेवल इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने इसको जोड़ा है तो इसका विभव जो है भी क्या है, समान नहीं है। तो इसका विभव क्या हो जाएगा, इसका विभव जो है, जब आवेशों का क्या होगा, आवेशों का जब इस प्रकार से पुनर्वितरण होगा, ठीक है, आवेश ए से बी में जाएगा या फिर बी से ए में जाएगा, तो ये तब तक प्रक्रिया ये होती रहेगी जब तक उसका विभव क्या नहीं हो जाता, समान नहीं हो जाता। जैसे आप जानते हैं कि किस दो बाल्टी और दो बाल्टी में पानी है, और मान लीजिए दोनों बाल्टी को आप जोड़ दे रहे हैं, तो जो है दोनों बाल्टी जब तक पानी का आगमन उसमें होता रहेगा, जब तक दोनों क्या ना हो जाए, दोनों लेयर उसका बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है, पानी का लेवल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक जो है पानी बहता रहेगा। तो आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक उसका विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर धारिता के सूत्र से, C इक्वल टू Q बाई V। मुझे विभव निकालना है तो क्या लिख सकता हूँ, Q बाई C। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी मैंने क्या कहा, ठीक है, अब ये जो आवेश होगा इन दोनों का योग होगा। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। आप चाहे तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं स्मॉल में लिखें। इसकी धारिता होगी C1 प्लस C2। तो V इक्वल्स टू जो Q होता है, ठीक है, यदि हम Q का मान निकालना चाहें तो आवेश निकालना चाहें तो क्या होगा, आवेश क्या होगा, C इंटू V होता है। आवेश का मान क्या होता है, आवेश अगर निकालना चाहे तो C इंटू V। तो क्या होगा ये C1 V1 प्लस इसके लिए C2 V2 और नीचे में क्या होगा C1 प्लस C2। ठीक है, ये क्या है, इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है। अब हम देखेंगे कि ए की जो ए पर जो आवेश है वो क्या है। अगर आपसे पूछा जाए ए का आवेश क्या है, बी का आवेश क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ए का आवेश, ठीक है जी, या ए पर आप आवेश लिख सकते हैं। ठीक है, ए का आवेश लिख लीजिए, ठीक है, ए का आवेश। ठीक है, तो Q1 बराबर C1 V। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए का हम आवेश निकालेंगे तो क्या होगा वो C1 V, क्योंकि V यहाँ पर V1 मत लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। V1 क्यों नहीं लिखो, क्योंकि यहाँ पर विभव क्या हो गया है, अब समान हो गया है। ठीक है, तो Q1 इक्वल्स टू C और V का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या निकल कर आया है, C1 V1 प्लस C2 V2 और नीचे में आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2। ठीक है, इसी प्रकार बी का आवेश आप निकाल सकते हैं। बी का जो आवेश होगा वो होगा Q2 C2 भी। तो यहाँ पर C2 और V का मान आप देख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, और यहाँ पर होगा C1 प्लस C2। ये क्या है, B का आवेश है। ठीक है, B पर आवेश है। इस प्रकार से जो है ये देखिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर आवेश तब तक जो है A से B या B से A में जाता रहेगा जब तक जो है वो दोनों समान हो जाए। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि A जो है A का आवेश B में जा रहा है, B का वो हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें पता नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये सब काल्पनिक होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार इसका एक छोटा सा ये डेरिवेशन है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब यहाँ पर सबसे एक बड़ा टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बड़ा कैलकुलेशन है, आपको समझना होगा। ठीक है, अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, आप इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊर्जा हानि, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऊर्जा हानि। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, फिगर वही आप बना सकते हैं। ठीक है, ए ये बी C1 V1 Q1, ठीक है, Q2 C2 V2। ठीक है, देखिए
जब एनर्जी जो है जब ट्रांसफर होती है ए से बी में या बी से में, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा हानि कहा जाता है। ऊर्जा क्या होती है, यदि ए से बी में जाए या बी से ए में आए तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। उसी लॉस को हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में जो है बताएंगे। ठीक है, ध्यान समझेंगे, बड़े ध्यान समझेंगे आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे पुनर्वितरण के पूर्व। ठीक है, पुनर्वितरण के पूर्व एक की ऊर्जा। ठीक है, ये जो एक की ऊर्जा है वो क्या है, पुनर्वितरण की पूर्व वो है आपका 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, C1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए पुनर्वितरण के जो पूर्व जो इसकी जो ऊर्जा है वो क्या है, 1/2 C1। एक मिनट उल्टा लिख दिया हूँ। ठीक है, ये 1 ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की ऊर्जा क्या है, C1 C1 V1 के स्क्वायर। और अगर हम B की ऊर्जा हम निकालें, ठीक है, हम क्या करें, B की हम ऊर्जा अगर हम निकालें तो क्या है वह 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर हम देखेंगे पुनर्वितरण के पश्चात की ऊर्जा। ठीक है, पुनर्वितरण पुनर्वितरण के पश्चात ए की ऊर्जा, पुनर्वितरण के पश्चात मतलब अब क्या होगा, एनर्जी जो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया गया है। ए की ऊर्जा क्या होगा, 1/2 C1 V के स्क्वायर। यहाँ पर V1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर उसका जो विभव है वो क्या हो गया है जी, समान हो गया है। विभव क्या हो गया है वहां पर, समान हो गया, क्योंकि एनर्जी जो है मैंने बोला आवेश जब एक दूसरे पर जब प्रवाहित होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो विभव क्या हो जाएगा, उसका बराबर हो जाएगा। तब ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो विभव है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बी की भी ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर जो बी की ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो होगा 1/2 C2 V के स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर एक भूल गया मैं यहाँ पे, या चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना था कुल ऊर्जा, क्या लिखना था, कुल ऊर्जा। ठीक है, U1 वो क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो 1/2 C1 V1 के स्क्वायर और 1/2 C2 V2 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुनर्वितरण के पश्चात। ठीक है, जो लिखा था उसको आप लिख लीजिएगा, पुनर्वितरण के पश्चात ए की ऊर्जा, पुनर्वितरण पश्चात बी की ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, कुल ऊर्जा। क्या निकालूंगा जी, कुल ऊर्जा निकालूंगा। कैसे निकालूंगा कुल ऊर्जा, इन दोनों को क्या करने पर, जोड़ देने पर। ठीक है, तो इन दोनों में जो है एक चीज कॉमन है, 1/2 और 20 पे उसको बाहर लिख देता हूँ। क्या क्या बच गया, C1 प्लस C2। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ना है मेरे को, 1/2 और ये भी स्क्वायर कॉमन है, तो सेम है तो कॉमन ले लिया और C1 और C2 को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, ऊर्जा की हानि होती है। क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो ऊर्जा हानि को हम देखिए, इसको U1 लिखे हैं तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर U2। ठीक है, तो ऊर्जा हानि U1 माइनस U2। ठीक है, U1 माइनस U2, तो U1 की वैल्यू यहाँ पर जो है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2 C1 V1 के स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 के स्क्वायर। यहाँ पर हम 1/2 को कॉमन ले सकते थे, पर चलिए ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, बना लेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस लेते हैं यहाँ पर, और U2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 और V स्क्वायर और ब्रैकेट C1 प्लस C2। देखिए इसे मैंने U1 माना है। ठीक है, कुल ऊर्जा को, और इसकी कुल ऊर्जा को मैंने U2 माना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 कॉमन, उसको क्या करता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए 1/2 क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन हो गया। क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ पर बचा है C1 V1 के स्क्वायर प्लस C2 V2 के स्क्वायर माइनस यहाँ भी, यहाँ पर जो भी है इस भी का
हमने आवेशों के पुनर्वितरण में एक सूत्र निकाला था, ठीक है। वो सूत्र क्या था जी? वो सूत्र था C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये जो V है, इसका हमने आवेशों के पुनर्वितरण में V का मान निकला था, वो मान है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। यहाँ पर ऑल स्क्वायर है, यहाँ पर तो ये स्क्वायर लगा लीजिए, और यहाँ पर क्या बचा है C1 प्लस C2 इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, बड़े ध्यान समझेंगे आप लोग। यहाँ पर C1 प्लस C2 है, यहाँ पर भी C1 प्लस C2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला C1 प्लस C2 और ये C1 प्लस C2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर C1 प्लस C2 का स्क्वायर भी है, मतलब यहाँ पर ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो C1 प्लस C2 है, इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर में इस तरीके से कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो C1 प्लस C2 को मैंने क्या किया, कॉमन लिया, ठीक है। फिर समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान समझेंगे। C1 प्लस C2 कट गया नीचे के C1 प्लस C2 से, लेकिन यहाँ पर देखो स्क्वायर है, मतलब ये C1 प्लस C2 दो बार था, तो ए C1 प्लस C2 को मैंने क्या कर लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब आगे चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए जिसको मैंने कॉमन लिया है वो इधर भी होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं है, तो इस साइड में मैं उसका क्या करूंगा, गुणा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर C1 प्लस C2 का क्या कर दिया, हम गुणा कर दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू उसको लिखिए आप, क्या है वो, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या बचा है, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं हम, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए इसको इस फॉर्म में मैं इसको बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे आपको। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, C1 का हम जो है यहाँ पर ध्यान समझेंगे आप लोग। C1 का जो है गुणा होगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 के साथ, और C2 का भी गुणा होगा इन दोनों के साथ। तो चलिए हम करते हैं इसका गुणा, ठीक है। चलिए C1 का गुणा हम एक बार इसके साथ करते हैं, ठीक है। 1/2 जो कॉमन है उसको पहले यहाँ पर आप लिखते रहे, C1 प्लस C2, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए गुणा होगा, C1 का जो है गुणा होगा, ये C1 का गुणा होगा इसके साथ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो C1 का गुणा होगा तो क्या होगा, C1 का स्क्वायर, और ये है V1 का स्क्वायर, ठीक है। C1 ये इसका, ठीक है जी, C1 के स्क्वायर, और ये C1 V1 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर और इसके बाद जो C1 का इसके साथ, ठीक है, C1 C2, ठीक है, C1 C2 और ये V2 का स्क्वायर, फिर प्लस C2 का इसके साथ लिख लीजिए C1 C2 V1 का स्क्वायर, और फिर प्लस C2 का इसके साथ C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ तक हो गया। फिर से देखिए C1 का गुणा हुआ, तो ये C1 के स्क्वायर, और ये C1 C2 का ये वाला हो गया, फिर C1 C2, ठीक है, और V1 के स्क्वायर, फिर C2 C2 का C2 के स्क्वायर, फिर V2 के स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह लेते हैं, और यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये d, इस तरीके से, ठीक है। देख सकते हैं आप, एक मिनट, चलिए देखते हैं, फिर से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस चिन्ह, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा, ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को क्या करूँगा जी, हटा दूंगा, तो यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ प्लस है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ठीक है, ये तो ये माइनस के साथ सभी का गुणा होगा, तो माइनस प्लस माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ पर देखते हैं।
1/2। अच्छा यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर इसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर C2 स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचा यहाँ पर बचा C1 C2 V2 के स्क्वायर, और यहाँ पर बचा C1 C2 V1 के स्क्वायर, और यहाँ पर -2 C1 V1 C2 V2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए C1 + C2, इन सभी में आप देखिए C1 C2 है, C1 C2 है, C1 C2 है। ठीक, इन सभी C1 C2 को क्या कर लो, यहाँ पर कॉमन कर लो। तो C1 C2 को कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, V2 के स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, V1 के स्क्वायर। क्या बचेगा, V1 के स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ध्यान समझिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर C1 C2 C1 C2 C1 C2 उसको कॉमन कर दिया, तो क्या बचेगा, C1 C2 तो बाहर है तो V2 के स्क्वायर बच गया, V1 का बच गया, ये माइनस का माइनस जो बचू, और V1 और V2 C1 C2 तो बाहर है। ठीक है, तो चलिए आगे लिखिए इसको। C1 C2, ये 1 को लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो चलिए लिख देते हैं, ठीक, 1/2 करके। ठीक है, C1 + C2। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, प्लस है तो V1 को आगे कर दीजिए, V1 के स्क्वायर प्लस ये V2 के स्क्वायर -2 V1 V2। ठीक है, ध्यान समझिए मैंने क्या बोला, ये दोनों प्लस में आगे पीछे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आगे पीछे भी है यहाँ पर ये 2a भी आया है, ठीक, एक के रूप में इसको शो किया गया है। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, आगे कीजिए। ठीक है, तो आगे देखिए 1/2 C1 C2 और C1 + C2। तो यहाँ पर a + b स्क्वायर - 2ab क्या होता है, a - b का क्या होता है, वहाँ होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये इसका फाइनल जो है डेरिवेशन है, यही ऊर्जा हानि के लिए क्या है, यही सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, ऊर्जा हानि का सूत्र है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर से लिखिएगा आप। सबसे पहले हम ऊर्जा हानि के लिए पुनर्वितरण की पूरक ऊर्जा, एक की ऊर्जा निकाला 1/2 C1 V1 के स्क्वायर, फिर b की ऊर्जा 1/2 C2 V2 के स्क्वायर, कुल ऊर्जा निकाले U1, इन सभी को हमने जोड़ दिया। पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हमने निकाला 1/2 C1 V के स्क्वायर, पुनर्वितरण के बाद पश्चात विभव क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, b की ऊर्जा निकाले 1/2 C2 V2 V का स्क्वायर, कुल ऊर्जा निकालेंगे तो 1/2 और b स्क्वायर को कॉमन लिया हो तो C1 + C2 आ गया। यहाँ पर ऊर्जा हानि निकाले U1 - U2। यहाँ पर देखिए 1/2 जो वैल्यू है U1 तो उसको मैंने लिखा, ठीक है, U2 के वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कॉमन है 1/2 कॉमन ले लिया उसको, फिर जो जो बचा उसको लिखा। यहाँ पर v का जो मान था आवेश का पुनर्वितरण, उसको v का मान यहाँ पर रख दिया, ये कट गया तो यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बार ये बचा उसको मैंने कॉमन ले लिया, फिर जो जो बचे उसको मैंने लिखा। इसके बाद मैंने क्या किया, एक मिनट रुकिए ना, इसके बाद हम देख सकते हैं, इसके बाद हमने क्या किया, हमने गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर ये हमारा आंसर आया। फिर जो जो कट रहे उसको हमने कैंसिल कर दिया, जो जो बचे उसको लिखा, और यहाँ पर क्या हुआ, एक लास्ट में एक फॉर्मूला बन गया। यही क्या है, ऊर्जा हानि का एक छोटा सा सूत्र है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके पर। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पुराना जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। अगला हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है बेटा, ये है वांडी ग्राफ जनरेटर। ये क्या है, वांडी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वांडी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, देखिए इसको जो है बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, वांडी ग्राफ जनरेटर क्या है, इसको जो है वांडी ग्राफ जो एक वैज्ञानिक थे 1931 में उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, और अपने नाम पर ही इन्होंने क्या किया, इस जनरेटर का जो है नाम रखा। ठीक है, अपने नाम पर इस वांडी जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने नाम पर इस डिवाइस का नाम जो है रखा था, इसीलिए इस डिवाइस का नाम वांडी ग्राफ जनरेटर है। ठीक है, इसका काम आप बड़े ध्यान समझिएगा, ये क्या काम करता है, क्या वर्क करता है और कैसे करता है, बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बड़े ध्यान समझना। मैं यहाँ पर चित्र बना दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए स्विच है, इस कुंजी को हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सी है इसको हम C1 कहते हैं, इसको कॉम कहा जाता है। कॉम का मतलब होता है कंघी। ठीक है, कंघी। ठीक है, यहाँ पर कंघी है, यहाँ पर भी कंघी C2 है। ठीक है, मतलब ये हाँ यहीं पर है। ठीक, मतलब ये थोड़ा सा एक मिनट इस तरीके से है। ठीक है, ये सी है। ठीक है,
और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है बेल्ट। ये क्या है जी? बेल्ट या घिरनी है। ये क्या है? ये बेल्ट या घिरनी कहा जाता है। जो बेल्ट घूमते रहते ऐसे ऐसे घूम रहा है वो क्या है? एक प्रकार का बेल्ट जो घिरनी है। और ये होता है हमारा टारगेट या किलर, हो सकते हैं आपको किल पॉइंट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये चैम्बर है, बड़ा चैम्बर है। और ये गोलाकार जो है धातु का बना हुआ एक गोलाकार क्या है? पदार्थ है। यहाँ पर जो रखा हुआ है इसको। ठीक है, इसी से हमारा जो मेन काम होगा। ठीक है, बढ़िया समझेंगे आप। ठीक है, वांडी ग्राफ जनरेटर क्या है? वांडी नामक वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ही इस जनरेटर का नाम रखा है, इसीलिए इसका नाम वांडी ग्राफ है। ये जो है 10 लाख वोल्ट विद्युत पैदा करता है। कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? यह 10 लाख वोल्ट का। ठीक है, आप हमारे घरों में 220 वोल्ट का करंट हमें लगता है तो कितना दिमाग खराब हो जाता है, आप देखे होंगे। तो यहाँ पर बेटा 10 लाख वोल्ट का क्या होता है? यहाँ पर करंट जो है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो देखिए काम कैसे करता है इसका क्रिया विधि। सबसे पहले हम इसके सिद्धांत पर बात करते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? इसका सिद्धांत है नुकीले सिरों पर। ठीक है, सिद्धांत पर अगर आपसे पूछेंगे तो नुकीले सिरों पर ये क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है जी, नुकीले सिरों पर। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब यहाँ से की को जब चालू किया जाता है, बैटरी को जब चालू किया जाता है, तो ये जो कंघी होती है, कंघी आप जानते हैं इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इस कंघी से क्या होता है जी? धन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? निकलने लगता है। आप देख सकते हैं क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जो है निकलने लगता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? निकलने लगते हैं। इससे क्या है? अच्छा, पवन, वैद्युत पवन क्या होता है? सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ। वैद्युत पवन मतलब बहुत अधिक क्या हो जाता है? बहुत अधिक मात्रा में जो है धनावेश क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, और इस तरीके से जो है सभी जगह पर जो है इकट्ठा हो जाता है, उसको वैद्युत पवन कहा जाता है। ध्यान समझिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो कंघी है, ठीक है, C1 जो कॉम है, इससे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज निकलने लगता है। और यहाँ पर जो बेल्ट आप देख रहे हैं ना, इस बेल्ट की सहायता से वह ऊपर जाने लगता है। ऊपर देखिए, मैं साइन भी दिखाया हूँ आपको। क्या होता है? ऊपर जाने लगता है। और यहाँ पर जब कंघी C2 के पास जब वह आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? यहाँ अनावेशित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है जी? अनावेशित हो जाता है, ऋण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये फिर से जो है C1 के पास आता है, और फिर से क्या हो जाता है? चार्जेबल हो जाता है, प्लस हो जाता है, फिर बेल्ट की सहायता से ऊपर जाता है। और इस तरीके से प्रक्रिया होते 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 इतना जो है प्लस चार्ज जो है इस धातु में, जो गोल धातु है, इसमें इतना प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है कि मतलब एक वैद्युत पवन चलने लगता है। पवन, ठीक है, मतलब पूरा बहुत ज्यादा जो है धनावेशित चार्ज इसमें आवेश क्या हो जाता है जी? उत्पन्न हो जाता है। अगर हमें किसी टारगेट को किल करना रहता है तो ये क्या करते हैं? इसको हम टच कराते हैं, और इससे क्या होता है? यहाँ ठीक, उस टारगेट को क्या करते हैं? उसे किल करता है। इसी को वान डी ग्राफ जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, बहुत इजी है, बड़े ध्यान समझेंगे आप लोग। ये बेल्ट होता है, यहाँ से ये जो कंघी होता है, इससे क्या होता है? प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, और इस बेल्ट की सहायता से ऊपर जाने लगता है। ये कंघी जो टू होता है, ठीक है, अच्छा, ये बेल्ट को घिरनी भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? जाते ही अनावेशित हो जाता है, और फिर से जो है ये C1 के पास जाता है, फिर से चार्ज होता है, और बार बार यह प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है, जिससे क्या होता है? बहुत ज्यादा धनावेश चार्ज क्या हो जाता है जी? उत्पन्न हो जाता है। और ये जो है 10 लाख वोल्ट का जो है क्या करता है? विद्युत जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, कितने का? 10 लाख वोल्ट का उच्च विभवांतर। ठीक है, ये जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण को त्वरित करने के लिए काम आता है। ठीक है, अगर इसके हम उपयोग की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अगर हम उपयोग की बात करें, ठीक है, तो इसका उपयोग जो है ये अल्फा कण, अल्फा हो गया, ठीक है, अल्फा कण हो गया, प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, इसको क्या करता है? त्वरित करने का काम करता है। ठीक है, या नाभिकीय विखंडन में, ठीक है, किसमें भी नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? इसका यूज होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन करने में। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो देखिए इसके 2-3 उपयोग आप लिख सकते हैं। अल्फा कण में जो है, अल्फा कण या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को त्वरित करने में होता है, नाभिकीय विखंडन में काम आता है। ये उच्च विभवांतर वाला होता है। ठीक है, क्या होता है? यह उच्च विभवांतर वाला होता है। यदि हम इसके दोष की बात करें तो इसका दोष ये है, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? यह बहुत बड़ा होता है। दूसरा चीज अगर हम बात करें, बहुत बड़ा होने के साथ साथ ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है भाई? क्योंकि इसमें जो है 10 किलोवाट, ठीक है, यह 10 लाख वोल्ट का जो है करंट होता है, विद्युत होता है। ठीक है जी, 10 लाख वोल्ट में क्या होता है इसमें, या उच्च विभव वाला क्या होता है? यह
डिवाइस होता है युक्ति, इसीलिए क्या है खतरनाक है ये, ठीक है। 10 लाख करंट, ठीक है जी। तो ये है इसके जो है दोष है इसके ये, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा होता है, आकार में बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकता। तो ये है आपका वान डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। आज जो है पूरा लेक्चर जो है खत्म होता है आपका, ठीक है। पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर 2 जो है खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत सभी बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। अच्छे से इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप समझने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और अच्छे से मेहनत करें बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।